हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में पढ़ाते हैं ओम का नियम क्या है और ओम का नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है डेरिवेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं ओम का नियम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये पढ़ते हैं। तो देखते हैं ओम ने क्या बताया। देखो, इसकी पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो इस नियम के अनुसार ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था जैसे लंबाई हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया आदि। ये ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप है, दाब है आदि में परिवर्तन न हो, तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर कैपिटल वी लगाए गए विभवांतर हुआ। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर व उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात V/I बराबर नियतांक। ये ओम का नियम है और इस नियतांक को ही प्रतिरोध कहते हैं। तो इस नियतांक को ही क्या बोला जाता है? चालक का प्रतिरोध। ये परिभाषा हुई कि ओम ने बताया कि यदि कोई चालक तार है, उसके सिरों के बीच हम विभवांतर स्थापित कर दें। तो विभवांतर कैसे स्थापित करेंगे? एक बैटरी से जोड़ेंगे, तभी इनके सिरों में विभवांतर स्थापित होगा। विभवांतर स्थापित होगा तो इसमें क्या धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि माइनस से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? प्लस की तरफ। ये तो इसमें धारा की दिशा ये हो जाएगी। तो जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करेंगे तो इसमें धारा बहेगी। तो विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा प्रत्येक बिंदु पर। ये चालक अगर है AB, तो AB के प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ये ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप है, लंबाई है, दाब में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। और ओम का जो नियम है केवल धातु चालकों के लिए सत्य है।
देखो ओम का नियम, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। सत्य माना जाता है। ये हो गया आपका ओम का नियम, परिभाषा छोटी सी हो गई। अब हम पढ़ेंगे ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम क्या होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई में परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उस चालक में बहने वाली जो धारा होगी ये V/I, इसका मान एक नियत होगा अर्थात नियतांक होगा। यही ओम का क्या है? नियम है। तो इसको हमको प्रूवमेंट करना है। देखो सिद्ध करते हैं, अनुगमन वेग के आधार पर हम सिद्ध करेंगे ओम के नियम का सत्यापन क्या होता है। देखते हैं, तो इसमें हम एक चालक तार लेते हैं सबसे पहले। ये आपका एक चालक तार है, नाम लेते हैं ए और बी। ये चालक तार है। इसको हम क्या करेंगे? स्रोत से कनेक्ट करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इसको। ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा, ये चालक तार है। तो जब बैटरी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया तो इनके सिरों में क्या उत्पन्न हो गया? विभवांतर। तो ये सिरा हो गया प्लस का और ये सिरा हो गया माइनस का। अब क्या हुआ? इस तार की लंबाई मान लेते हैं क्या? एल है। ये जब विभवांतर स्थापित हो गया तो बी सिरे के जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ गति करने लगेंगे? प्लस की तरफ। इस तरीके से ये आने लगेंगे इस तरीके से, और इस चालक में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा ई। ये इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ ये उत्पन्न हो जाएगा। देखते हैं, इसको थोड़ी भाषा भी लिखते हैं। माना एल लंबाई का एक चालक तार है, एक चालक तार है। माना एल लंबाई का एक चालक क्या है? तार है। तार का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। जब चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं, विभवांतर अर्थात V स्थापित करते हैं, तो चालक में धारा बहने लगती है। तो चालक में धारा बहने लगती है। ये माना है कि एल लंबाई का तार है, इसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। जब चालक में हम इसके सिरों पर विभवांतर यानी बैटरी लगाते हैं तो इनके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर। तो इसमें क्या? धारा बहने लगती है। जब विभवांतर स्थापित हुआ तो इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है माइनस से कहाँ आने लगे? प्लस की तरफ, और इसमें धारा प्लस से माइनस की तरफ बहने लगी। जब धारा बहने लगी तो इस तार के, इस चालक तार के चारों एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ई स्थापित हो जाता है। ये तब चालक के
चारों ओर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है? तो वो उत्पन्न होता है E बराबर V/L। अगर कोई L लंबाई का चालक तार है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा? E बराबर V/L। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया प्लस से माइनस की तरफ, तो इन इलेक्ट्रॉनों में इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई मान लेते हैं आवेश है, और वैद्युत क्षेत्र के कारण इसमें बल कितना लगता है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है F/Q। अब यहाँ पर Q क्या है? इलेक्ट्रॉन है ये, तो बल कितना लगेगा? F बराबर E और कैपिटल E, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो लिखेंगे, क्योंकि चालक तार है ना, तो लिखेंगे E के कारण चालक के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल कितना बल काम करेगा? F बराबर E और कैपिटल E। अब हम E की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? EV/L। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे, E के कारण इसमें बल लगा तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉनों पर क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। तो लिखेंगे F के कारण बल, F के कारण इलेक्ट्रॉनों पर उत्पन्न त्वरण किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? F बराबर m/a से निकालते हैं, तो A बराबर क्या आ जाएगा? F/m। F की वैल्यू कितनी निकाली हमने? EV/L, यहाँ पुट कर देते हैं, F की जगह EV/L और इंटू क्या है? ये M है। ये त्वरण इतना हो गया उत्पन्न। सिंपल है कि L लंबाई का एक चालक तार है, इनके सिरों में विभवांतर स्थापित करते हैं तो धारा बहने लगती है, तो इस तार के चारों ओर कितना उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है? E बराबर V/L। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर E के कारण लगने वाला बल F बराबर EE, और E का मान यहाँ रख दिया, EV/L आ गया। बल लगा, दिमाग लगाएंगे कि बल लगा है तो इलेक्ट्रॉनों में क्या उत्पन्न होगा? वेग में परिवर्तन होगा बल के कारण, तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो F बराबर m/a से A निकाल लेते हैं, तो F का मान यहाँ से रख देते हैं EV/L, तो ये त्वरण आ गया। अब पिछले लेक्चर में एक बहुत हमने फार्मूला बताया था, इस देखो डेरिवेशन को बहुत सिंपल कर रहे हैं हम। क्या सूत्र बताया था? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है अनुगमन वेग से B से A की ओर आ रहे हैं, तो देखते हैं, तो जो यहाँ पर अनुगमन वेग होगा इलेक्ट्रॉनों का VD, वो किसके बराबर होगा? A/τ के। ये पिछले लेक्चर में हमने इसको सिद्ध किया था, VD बराबर A/τ। तो देखो A की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, तो VD बराबर A का मान क्या है? EV/L इंटू M, और इंटू क्या है? ये टाउ क्या है? श्रांत काल है। तो यहाँ पर देखो एक ये डेरिवेशन आ गया। कभी कभी इतना ही डेरिवेशन पूछ लेता है कि अनुगमन वेग और विभवांतर का, देखो VD और विभवांतर और टाउ के पदों में डेरिवेशन है, या हम इसे लिख सकते हैं VD प्रोपोर्शनल V। अनुगमन वेग होता है जो विभवांतर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। कभी कभी ये डेरिवेशन पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है क्या विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है या टाउ के श्रांत काल के समानुपाती होता है। इसको यहीं तक करेंगे, लेकिन हमको सिद्ध करना है ओम का नियम, अर्थात V/I बराबर नियतांक। देखो उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? लिखेंगे, हम जानते हैं सूत्र, क्या पढ़ा है पीछे? I बराबर NEAVD। ये
अब हम क्या करें, VD का मान अगर हम यहाँ रख दें, देखो रख रहे हैं, तो I बराबर क्या आ जाएगा, NEA, VD का मान यहाँ रखेंगे, समीकरण 4 से 1 मान लेते हैं, तो क्या रखेंगे, EV बटे L इंटू M और इंटू टाउ। ये अब हम इसके नीचे एक मान लेंगे, त्रियक गुणा करा देंगे, तो I का गुणा L इंटू M में कराएंगे, तो आएगा I इंटू L इंटू M बराबर 1 का गुणा इसमें कराएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो E स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा NE स्क्वायर A। देखो N और E स्क्वायर A V टाउ, V और इंटू टाउ, ये आ गया। तो देखते हैं हम, तो इधर क्या बचा, L इंटू M, ये भाग में ले आते हैं इधर, तो इधर आएगा तो NE स्क्वायर A टाउ आ जाएगा, इधर हम केवल V लिखेंगे, तो V और ये I इधर चला जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम नीतांक मान लेंगे, तो सिद्ध हो जाएगा V बटे I बराबर नीतांक। यही लाना था ओम का नियम, यही तो है ओम का नियम, इसको हम क्या मान लेंगे, नीतांक मान लेंगे, तो सिद्ध हो गया ओम का नियम। बहुत सिंपल डेरिवेशन है कि एक चालक तार है, लंबाई L है, इसमें विभवांतर स्थापित करते हैं तो धारा बहेगी, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना उत्पन्न होगा, E बराबर V बटे L। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, F बराबर E का मान फिर रख दिया, बल लगेगा तो इन इलेक्ट्रॉनों में जो B से A की ओर जा रहे हैं अनुगमन वेग से इनमें त्वरण काम करेगा, F बराबर M इंटू A से A निकाल लिया, ये आ गया। अब एक फार्मूला VD बराबर A टाउ, एक की वैल्यू यहाँ रख दिया, वो अनुगमन वेग आ गया। लेकिन हमको निकालना है विद्युत धारा और V अपान I बराबर नीतांक, तो हम जानते हैं सूत्र धारा और अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र, I बराबर NEA VD, और VD का मान यहाँ रख दिया, इससे V बटे I का मान निकाल लिया, बाकी को क्या मान लिया, नीतांक मान लिया। ये हो गया आपका ओम का नियम, सिद्ध हो गया। अब हम इसमें पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता भी, ये भी दूसरा नाम है। और विशिष्ट चालकता, तो पहले हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है, देखते हैं। पहले ये परिभाषा पढ़ेंगे, इसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, देखो पहले डिफिनीशन हम पढ़ते हैं इसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की। देखो कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, कोई चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर, किसी बिंदु पर, चालक के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E व धारा घनत्व, व धारा घनत्व J के अनुपात को, के अनुपात को
विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे रो का चिन्ह, ये रो से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा हुई कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फार्मूला क्या लिखेंगे? रो बराबर E अपान जे। ये विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होगा? फार्मूला रो बराबर E अपान जे। अब यहां देखते हैं E क्या है। कोई चालक तार है, उसकी लंबाई L है, इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र E बराबर V/L, ये उत्पन्न होता है। तो देखो, तो ये मेन फार्मूला होगा, इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट क्या आ जाएगी? तो E बराबर V/L, तो वोल्ट प्रति लंबाई है मीटर, तो इसका यूनिट क्या ले लेंगे? वोल्ट बटे मीटर। धारा घनत्व, धारा घनत्व का फार्मूला क्या होता है? J बराबर I/A, तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर बटे एम्पियर आ जाएगा। यूनिट क्या आ जाएगी? वोल्ट इंटू मीटर बटे एम्पियर। ये हम इसकी क्या निकाल लेंगे? यूनिट निकाल लेंगे। ये परिभाषा है। तो फार्मूला विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर E अपान जे। तो इस सूत्र से हम दूसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखो, इसमें हम क्या करेंगे? E बराबर क्या लिख सकते हैं? V/L। तो रो बराबर आ जाएगा, E की जगह क्या लिखेंगे? V/L, ये अपान में J, धारा घनत्व J बराबर I अपान A होता है, I अपान A, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा? तो रो बराबर इसका गुणा कहाँ हो जाएगा? ऊपर, तो आ जाएगा V इंटू A बटे, इसका गुणा नीचे हो जाएगा, I का गुणा L में हो जाएगा, तो I इंटू L। तो देखो, हम V बटे I को क्या लिख सकते हैं? V बटे I को, ये प्रतिरोध लिखा है R, तो आ गया RA/L। तो एक विशिष्ट प्रतिरोध का ये भी फार्मूला हो गया, रो बराबर RA/L। अब यहाँ से हम इसकी क्या निकालते हैं? यूनिट निकालते हैं, मात्रक। तो देखो, इसका मात्रक क्या हो गया? R का मात्रक होगा ओम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मीटर, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ओम इंटू मीटर। ये मात्रक देंगे, या इसी ओम को ग्रीक भाषा में इस तरीके से लिखा जाता है, और मीटर को यह, तो ओम मीटर ऐसे भी लिख लें। तो न्यूमेरिकल में कहीं भी मिलेगा तो आपको ओम मीटर मात्रक मिलेगा, आया है इसी से। तो ये इससे इस सूत्र से वोल्ट मीटर बटे एम्पियर, ये बड़ा मात्रक है, इसी का देखो छोटा रूप ये आ गया, ओम इंटू मीटर। कैसे आया? समझ में आ गया? तो E बराबर हमने क्या लिखा? V/L, J बराबर I/L, तो इसी को आ गया रो बराबर RA अपान L। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हम यहाँ से दूसरी भी बना सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पर जो रजिस्टेंस है, देखो समझना जरा, जो प्रतिरोध है
प्रतिरोध चालक के निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर कौन? नंबर एक, जो प्रतिरोध होता है चालक तार की लंबाई के अनुपाती होता है, और जो प्रतिरोध होता है चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अगर चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। चालक तार की लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम होगा। अगर तार की आप मोटाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा। अगर तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। अगर तार का क्षेत्रफल बढ़ाओगे, क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब क्या है? तार को मोटा करोगे तो प्रतिरोध कम होगा। अगर तार का क्षेत्रफल कम करोगे अर्थात पतला करोगे तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। तो ये जो प्रतिरोध है चालक के दो बातों पर निर्भर कर, इन्हीं दोनों को अगर हम मिला देंगे तो आ जाएगा R प्रोपोर्शनल L इंटू 1/A, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा देंगे, एक नियतांक जोड़ देंगे रो, तो क्या आ जाएगा? L/A। तो रो बराबर अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? RA/L। ये फार्मूला ऐसे भी आता है। ये अब इसकी देखो परिभाषा यहाँ से, अगर इस सूत्र में हम यदि इस सूत्र में L बराबर 1 मीटर ले लें और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लें तो रो बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ मान रखेंगे तो रो बराबर देखो R और A की जगह 1, L की जगह 1, ये तो रो बराबर क्या आ गया? R। प्रतिरोध यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो प्रतिरोध के बराबर हो गया। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी पदार्थ का होता है, और हर एक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा। हर एक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहाँ से हम परिभाषा एक बना सकते हैं क्या, कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। किसी पदार्थ का, किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। अर्थात एक चालक तार लो आप, उस तार की लंबाई कितनी लेंगे हम? 1 मीटर लेंगे, और क्षेत्रफल कितना लेंगे? 1 मीटर स्क्वायर। एक चालक तार है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस चालक तार का जितना प्रतिरोध होगा R, वो विशिष्ट प्रतिरोध के क्या होगा? बराबर होगा। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। ये है विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसकी परिभाषा यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं। तो हमको फार्मूला याद रखना, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर E/J होता है, या रो बराबर RA/L। मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसी में हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता क्या होती है। देखते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। विशिष्ट चालकता छोटी सी परिभाषा है। दूसरी परिभाषा, विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता, देखो इसकी परिभाषा। तो अभी हमने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध रो, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध
विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसे सिग्मा का चिन्ह है, ये सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये और सिग्मा बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे फिर हम, 1/ρ, ये सूत्र कि विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L, इसी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता, और सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, देखो रो का मात्रक क्या है, ओम मीटर, तो उल्टा है 1/, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मात्रक, या इसे हम ओम इनवर्स और इंटू मीटर इनवर्स ये भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गई विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर 1/, ये हो गई परिभाषा। इसमें हम पढ़ते हैं विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। छोटा सा डेरिवेशन है, 1 नंबर का पूछा जाता है, देखते हैं विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। तो ये पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो विशिष्ट चालकता होती है वो सिग्मा बराबर क्या होता है, फार्मूला 1/ρ, और धारा घनत्व का फार्मूला क्या होता है, J बराबर I/A, और विशिष्ट प्रतिरोध रो का फार्मूला क्या होता है, RA/L। तो देखते हैं, हमको पढ़ना है विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व, इनमें रिलेशन क्या है, इनका कोई फार्मूला होगा, देखते हैं। तो विशिष्ट चालकता लिखेंगे, हम जानते हैं तो विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या जानते हैं, सिग्मा बराबर 1/ρ। अब रो बराबर हमको फार्मूला पता है, क्या होता है, E/J, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, रो बराबर E/J, ये सूत्र होता है। तो J कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये क्या लिख दिया, J/ क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो अगर J बराबर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू E, ये आ गया संबंध। अगर इसका हम वेक्टर रूप लिखेंगे, वेक्टर रूप, तो धारा घनत्व कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, ये तीव्रता भी क्या है, सदिश राशि है, तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर रूप आ गया, सिंपल। तो ये हो गया धारा घनत्व, और सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता, ये इनमें क्या आ जाएगा, संबंध आ गया। इसमें हम पढ़ाते हैं ओमी प्रतिरोध क्या होता है और अनओमी प्रतिरोध क्या होता है। तो इनकी सिंपल डिफिनीशन है, ओमी प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अनओमी प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो देखो पढ़ते हैं ओमी प्रतिरोध क्या होता है। ओमी प्रतिरोध या ओमी चालक, ये तो वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जो ओम के
नियम का पालन करते हैं। वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। ओमी प्रतिरोध या ओमी परिपथ कहलाते हैं, एक ही बात है, या ओमी परिपथ कहलाते हैं। एग्जाम्पल में बोलें तो जैसे तांबे का तार है, तांबे का तार, पारा आदि, ये ओम के नियम का पालन करते हैं। सिंपल, वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी प्रतिरोध या ओमी परिपथ कहलाते हैं, जैसे तांबे का तार और पारा। अनओमी प्रतिरोध क्या होता है? अनओमी प्रतिरोध इसी का अपोजिट हो जाएगा। ये वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते अनओमी प्रतिरोध या अनओमी चालक कहलाते हैं, या अनओमी चालक। अनओमी चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे टार्च का बल्ब है, टार्च का बल्ब ये ओम के नियम का पालन नहीं करता। जैसे डायोड वाल्व है, डायोड वाल्व ये भी ओम के नियम का पालन नहीं करते। ट्रांजिस्टर आपका हो गया, ट्रांजिस्टर ये भी ओम के नियम का पालन नहीं करते। ये है ओमी और अनओमी। इस टॉपिक में पढ़ाते हैं हम वैद्युत ऊर्जा के सूत्र क्या होते हैं। देखो, वैद्युत ऊर्जा के सूत्र, तो इन सूत्रों से न्यूमेरिकल लगेंगे। देखते हैं, तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? जैसे कोई चालक है, ये कोई चालक तार है AB, इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी में क्या होता है? ऊर्जा होती है, तो इनके सिरों में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है? माइनस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ प्लस प्रोटॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस से कहाँ चलेंगे? प्लस की तरफ, और इसमें क्या बहने लगेगी? धारा बहने लगेगी। तो जब हम किसी चालक को इस बैटरी के माध्यम से हमने आवेश दिया है, क्या दिया है? ऊर्जा दिया है, तभी ये आवेश एक सिरे से दूसरी तरफ आ रहा है। तो जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, वही कार्य ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो इस बैटरी का विभव क्या है? V, और कार्य इस बैटरी से इनको ऊर्जा दी गई,
आवेश दिया गया, मतलब Q आवेश दिया गया मान लेते हैं, तो कार कितना करना पड़ा, तो V बराबर W/Q। तो W से क्या निकाल लेंगे हम, कार निकाल लेंगे। तो मेन कार का फार्मूला W बराबर V/Q ही होगा। लिखेंगे सूत्र V बराबर क्या होता है, W/Q। तो W बराबर क्या आ जाएगा, V/Q। यही क्या है, वैद्युत ऊर्जा है। मेन फार्मूला यही है, ये है आपका वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा, ऊर्जा है तो मात्रक क्या होगा, जूल होगा। क्या होगा, जूल मात्रक। अब इस सूत्र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ Q है तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर IT। ये तो एक ये दूसरा फार्मूला तैयार हो गया, VIT। अब इस सूत्र में क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे। देखते हैं, ओम का नियम लगा देते हैं भाई। ओम का नियम क्या होता है, R बराबर V/I। तो इससे हम V का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, IR। अब V, या इससे हम I का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V/R। तो ये दोनों मान हम एक एक करके समीकरण 1 में रखते हैं। तो पहले हम V की जगह लिख दें, देखो तो W बराबर आ जाएगा, V की जगह हम क्या लिख ले रहे, IR लिखेंगे, IR। और बाकी आपका क्या पहले दिया है, I/T। ये तो कार का फार्मूला क्या आ गया, W बराबर I²RT। क्या गया, I²RT। एक ये सूत्र आ गया। सभी का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। अगर हम इसी सूत्र में I की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर दें, देखो तो W बराबर क्या आ जाएगा, तो V, I की जगह क्या लिखेंगे, V/R। V/R और T है आपका समय ये। तो एक फार्मूला आ गया, W बराबर V²/R इंटू T। एक ये सूत्र आ गया आपका, जूल। तो वैद्युत ऊर्जा के सूत्र देखो, मेन क्या है, W बराबर V/Q, और Q की जगह हमने IT लिख दिया, ये आ गया। अब R बराबर V/I से V का मान निकाल कर हमने यहाँ लिख दिया, तो आ गया I²RT। अब R बराबर V/I से I का मान निकाल कर हमने यहाँ लिख दिया, तो आ गया V²/R इंटू T। ये निवेरकर में काम देंगे। अगर सवाल में आपको Q दिया है, V दिया है, वैद्युत ऊर्जा पूछे, ये सूत्र लगा देंगे। अगर V और IT दिया है, ये लगा देंगे। अगर IRT का मान दिया है तो ये सूत्र लगा देंगे। अगर V और RT का मान दिया तो ये लगा देंगे। तो ये विभवांतर के पदों में है, ये धारा के पदों में है, ठीक। तो ये है वैद्युत ऊर्जा के सूत्र। अब किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं हम, जब भी किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो तार क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है, गर्म। और उससे क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो किसी तार के ऊष्मा के सूत्र क्या होंगे, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा के सूत्र, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा के सूत्र, उत्पन्न ऊष्मा के सूत्र, ऊष्मा के सूत्र। देखो ऊष्मा को H से डिनोट करेंगे, किससे, H से। अब ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैलोरी होता है। तो ऊष्मा का H यानी ऊष्मा का मात्रक क्या लेंगे हम, कैलोरी। ये और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो देखते हैं कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो एक जूल में कितने कैलोरी होंगे, तो एक जूल बराबर, ये भाग में आ जाएगा, तो 1/4.2 कैलोरी। ये अर्थात मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला
कि अगर हम जूल को कैलोरी में चेंज कर लें तो ये जो वैद्युत ऊर्जा किस में चेंज हो जाएगी, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी। तो यही सभी सूत्र ऊष्मा के आ जाएंगे, देखते हैं। तो हम H बराबर क्या लिख देंगे, W, लेकिन 4.2 कैलोरी, ये ऊष्मा में बदल जाएगा। W कार है, कार का मात्रा क्या होता है, जूल, तो जूल को हमने 1/4.2 का गुणा करा दिया तो किसमें चेंज हो गया, कैलोरी में, अर्थात जूल चेंज हो गया ही ऊष्मा में, अर्थात वैद्युत ऊर्जा चेंज हो गया, ऊष्मा में चेंज हो गया। तो अब सूत्र लिख लेते हैं ऊष्मा के। तो देखो सभी में हम अगर तो W बराबर H बराबर H बराबर लिखेंगे तो W बराबर VIT, क्या VIT, ये जूल में, अगर 4.2 का भाग कर देंगे किस में चेंज हो जाएगा, कैलोरी में, ये ऊष्मा आ गई आपकी। दूसरा क्या था, I²RT, तो H बराबर क्या है, I²RT, ये जूल में है, 4.2 का भाग कर देंगे किस में चेंज हो जाएगा, कैलोरी में। तो सूत्र वही है, फार्मूला आपके वही है ये। तीसरा क्या है, V²T/R, तो H बराबर क्या आ जाएगा, V²T/R, गुणा करा देंगे 4.2 का, यानी 1/4.2, तो ये कैलोरी, क्या कैलोरी में चेंज हो जाएगा। तो ये किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा के सूत्र है। जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार गर्म हो जाता है और उससे ऊष्मा निकलती है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। तो किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा के सूत्र ये आ गए आपके। इन सभी सूत्रों से न्यूमेरिकल यूज होंगे। ये टॉपिक पढ़ते हैं, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य क्या होती है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, इनके कुछ सूत्र हैं वो न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो वैद्युत शक्ति के कई सूत्र होते हैं तो उनको भी सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि वैद्युत शक्ति क्या है, देखते हैं। डिफिनीशन क्या है इसकी, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। कोई भी वैद्युत परिपथ है, किसी वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका जो सूत्र होगा P बराबर पावर, P बराबर W/T, ये सूत्र। इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रा क्या हो जाएगा इसका, कार्य है तो जूल, समय है तो सेकेंड, या इसी को क्या बोलते हैं, वाट। क्या बोलते हैं, वाट, कैपिटल W। ये तो शक्ति या सामर्थ्य का फार्मूला क्या होता है, P बराबर W/T, मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वाट। किसी वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अब देखो इनके कुछ और भी सूत्र हैं। अब देखो यांत्रिकी में इसका एक और मात्रक होता है, देखेंगे यांत्रिकी में सामर्थ्य का मात्रक, सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, अश्व शक्ति होता है।
अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। और एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर कितना, 746 वाट होता है। अश्व शक्ति यानी एक हॉर्स पावर, ये बराबर 746 वाट। कोई भी कंपनी है उसमें जो मशीनें होती हैं उनमें लिखा होता है अश्व शक्ति, कितनी क्षमता है अश्व शक्ति, यानी एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। कोई मोटर है कितने एचपी की है, कितने हॉर्स पावर की है, ये मतलब होता है उसका हॉर्स पावर। अलग अलग हॉर्स पावर की मशीनें जो आती हैं, समरसेबिल वाली मशीन है 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, और बड़ी मशीनें जो है 10 हॉर्स पावर की मोटर होती है, 15 की मोटर होती है, 20 हॉर्स पावर की मोटर होती है। तो वो उसकी क्या होती है, सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है। तो ये यांत्रिकी में इसका यूज किया जाता है कंपनी वगैरह में। ये तो ये वाट छोटा मात्रक, इससे बड़े भी मात्रक जैसे मेगावाट, मेगावाट, तो 1 मेगावाट में कितने वाट होंगे, 10⁶ वाट होंगे मेगावाट। किलोवाट, जैसे 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट बराबर कितना वाट हो गया, 1000 वाट हो गया, ये मात्रा। अब देखते हैं जो शक्ति का एक और फार्मूला, देखो और भी सूत्र हम इससे निकाल सकते हैं। कैसे, P बराबर क्या दे रखा है, W/T। तो W बराबर फार्मूला क्या होता है, V × Q, और Q बराबर सूत्र क्या होता है, IT/T। T से T कैंसिल, तो एक शक्ति का फार्मूला आ गया P बराबर V × I। अगर विभव दिया हो, धारा दिया हो, तब शक्ति पूछे ये सूत्र लगा देंगे। अगर कार्य दिया हो, समय दिया हो, तो ये लगा देंगे। और देखो फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे, तो सूत्र लगा देंगे हम R बराबर V/I से। ये तो इससे हम क्या करेंगे, V का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, I × R, और I का मान अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V/R। बारी बारी से इसमें मान रखते हैं। तो P बराबर पहले V का मान आया, तो V की जगह हम क्या लिख देंगे, IR, ये लिख दिया, और इंटू बाहर क्या है, I। तो एक शक्ति का फार्मूला ये तैयार हो गया, P बराबर I²R। अगर आपको धारा दी हो, प्रतिरोध दिया हो, शक्ति पूछे, ये सूत्र लगा देंगे, सब न्यूमेरिकल में यूज आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी सूत्र में हम I का मान निकाल कर यहाँ रख देते हैं। देखो, तो P बराबर V × I का मान V/R, यहाँ रखो V/R, तो P बराबर क्या आ गया, V²/R। एक ये सूत्र आ गया। मात्रक क्या होगा, वाट। अगर विभव दिया, प्रतिरोध दिया, शक्ति या सामर्थ्य पूछे, ये सूत्र लगा देंगे। धारा दी हो, प्रतिरोध दिया हो, शक्ति या सामर्थ्य पूछे, ये सूत्र लगा देंगे। और विभव I दिया हो तो ये लगा देंगे। तो ये है शक्ति या सामर्थ्य के सूत्र। इस टॉपिक में पढ़ाते हैं कि किलोवाट घंटा या यूनिट क्या है। तो घरों में जो मीटर लगा होता है उसका क्या काम होता है, वो वैद्युत ऊर्जा की माप करता है कि आपके घर में कितनी बिजली खर्च हुई, उसकी माप करता है। उसी को बोलते हैं किलोवाट घंटा या यूनिट बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या होगी। तो ये किसका मात्रक है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ध्यान रखना, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा, या इसी को क्या बोलते हैं, एक और नाम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं इसे। तो ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। परिभाषा सबसे पहले इसकी पढ़ते हैं। देखो, तो वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा, वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा
वह मात्रा जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है, क्षय होती है, व्यय होती है, खर्च होती है, व्यय होती है। वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ की शक्ति 1 किलोवाट हो। ये हो गई परिभाषा कि वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परिपथ में एक घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ की शक्ति कितनी हो, 1 किलोवाट हो। किलोवाट घंटा या इसी को यूनिट कहते हैं। यानी किसी परिपथ में एक घंटे में जितनी बिजली खर्च होती है उसकी मात्रा को ही क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा या यूनिट कहते हैं। अब किलोवाट घंटा और यूनिट का एक और नाम है, तो पहले इसकी सूत्र क्या होगा यूनिट का, तो 1 यूनिट बराबर या इसी को 1 किलोवाट घंटा बराबर, फार्मूला क्या होगा, वाट घंटे दिन और बटे 1000। इससे न्यूमेरिकल लगेंगे आप। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में BTU भी बोला जाता है, BTU, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ट्रेड यूनिट भी बोला जाता है इसे, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। अब देखो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो देखो 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होता है, इंटू 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, देखो ये आ गया 36 गुणा 10 की घात 5 और इंटू में वाट इंटू सेकंड, मात्रा का आ गया वाट इंटू सेकंड। तो देखते हैं फार्मूला पढ़ा है P बराबर W/T, तो W बराबर क्या होता है, P इंटू टी। इसकी अगर यूनिट निकालेंगे तो P क्या है, शक्ति है, वाट मात्रक होगा, समय का सेकेंड, ये तो कार का मात्रक क्या है, वाट इंटू सेकेंड, ऊर्जा का मात्रक, तो W क्या है, ऊर्जा है, इसे हम कार में अर्थात जूल भी मात्रक होता है, तो वाट इंटू सेकेंड को हम W लिख सकते हैं और W को क्या लिख सकते हैं हम, मात्रक जूल लिख सकते हैं। तो वाट इंटू सेकेंड को हम क्या लिख लेंगे, जूल। तो ये आ जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात 6, दशमलव लगा देंगे, एक अंक यहाँ बढ़ जाएगा, घात बढ़ जाएगी, तो इसको वाट इंटू सेकेंड को क्या लिख देंगे हम, जूल लिख देंगे। तो ये आ गया 1 किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। ये हो गया किलोवाट घंटा या यूनिट।